प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8वीं गणित में पाठ 14 गुणनखंड के बारे में पढ़ेंगे। तो एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका में गुणनखंड वाले अध्याय में पहला प्रश्न दिया गया, दिए हुए पदों में सार्व या उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो सार्व गुणनखंड या उभयनिष्ठ गुणनखंड हम ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जो दिया गया बीजीय व्यंजक है उसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो जैसे ए वाला सवाल है तो इसमें पहला बीजीय व्यंजक है 2y, तो इसके अभाज्य गुणनखंड देखें तो 2 एक अभाज्य संख्या है और एक y, तो 2 गुणित y। इसी प्रकार से दूसरे बीजगणितीय व्यंजक में 24xy है, तो इसके अभाज्य गुणनखंड अगर हम निकालेंगे तो 2 से भाग देंगे 12 बार, फिर 2 का भाग देंगे। इस प्रकार से अगर हम देखें तो 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिये 24 और x गुणित y। तो दोनों के अभाज्य गुणनखंडों में हम देखें कौन कौन सी संख्या हमको दिखाई दे रही। 2 यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। इसी प्रकार यहाँ y आ रहा है तो यहाँ पर भी y आ रहा है। तो यहाँ इन दोनों में जो सार्व या उभयनिष्ठ गुणनखंड, सार्व गुणनखंड या उभयनिष्ठ गुणनखंड दोनों का मतलब एक ही है, तो वह हो जाएगा सार्व या उभयनिष्ठ गुणनखंड बराबर 2। दोनों में एक बार 2 है और एक बार दोनों में y है, तो 2 गुणित y, तो मतलब उत्तर हो जाएगा 2y। तो इसका सार्व गुणनखंड हो गया 2y, यही हमारा उत्तर होगा। तो सार्व या उभयनिष्ठ दोनों का मतलब एक ही होता है। इसी प्रकार हम b वाले में देखें तो b वाले में पहला जो बीजीय व्यंजक दिया गया है 14xy, तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या बनेंगे, 2 गुणित 7 गुणित x गुणित y। इसी प्रकार हम दूसरे को देखें 28xy का वर्ग, तो ये हो जाएगा 2 गुणित 7 गुणित x गुणित x, एक बार x है, गुणित y। तो यहाँ सार्व गुणनखंड जो होगा, सार्व या उभयनिष्ठ गुणनखंड जो होगा, तो दोनों में देख रहे हैं हम 2 दिखाई दे रहा है हमको यहाँ पर एक बार, तो दोनों में 2 हो गया। फिर 7 एक बार दिखाई दे रहा है, तो एक बार 2 गुणित एक बार 7, और y भी एक बार दिखाई दे रहा है तो गुणित y। तो इसको अगर हम गुणा करें तो इसका उत्तर जो सार्व गुणनखंड होगा वो हो जाएगा 7 दूनी 14y। प्रश्न क्रमांक 2 में हम देखें तो यहाँ पहला जो बीजीय व्यंजक है 5x धन 20, इसमें हमें इसका गुणनखंड निकालना है। तो इसके गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहले हम दिए गए पदों को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ 20 को हम लिख सकते हैं 2 गुणित 5। दोनों में सार्व गुणनखंड क्या निकल जाएगा, तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं 5 यहाँ पहले पद में भी है और दूसरे में भी है, तो दोनों में से 5 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा x धन 2 दूनी 4। तो ये इसका जो उत्तर होगा, इसके गुणनखंड क्या बनेंगे, तो ये हो जाएगा 5 कोष्टक में x धन 4। इसी प्रकार हम b वाले में देखें तो b वाले में लिखा है 6ab ऋण 9ac, तो इसको भी हम पहले अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करेंगे। तो पहले पद का अगर हो जाएगा तो 2 गुणित 3, 2 तिये 6 होता है, गुणित a गुणित b। इसी प्रकार 9 के लिए हम लिखेंगे 3 गुणित 3 गुणित a गुणित c। सार्व गुणनखंडों को पहले लिखने पर, तो सार्व गुणनखंड कौन सा आएगा, यहाँ 3 है तो यहाँ पर भी 3 है, तो एक बार 3 लिख दिया हमने। इसी प्रकार हम देखें यहाँ पर a है, यहाँ पर भी a आ रहा है, तो एक बार a लिख दिया। तो अब जो बचे हुए गुणनखंड कौन सा है, 2 बचा और b बचा, तो इसलिए 2b ऋण, यहाँ पर क्या बचा, एक 3 और एक c, तो ये हो जाएगा 3c। तो यही इसका गुणनखंड के रूप में जो उत्तर होगा 3a 2b ऋण 3c, यही इसका उत्तर होगा। सवाल क्रमांक 3 में हम देखें भाग दीजिए या विभाजन कीजिए। तो यहाँ भाग देने के लिए हमको जो दी गई संख्या 18 a की घात 6 b की घात 7, इसमें भाग देना है 3 a वर्ग b की घात 4 का। तो इसको भाग देने के लिए हम सबसे पहले जिसको भाग देना है और जिसमें भाग देना है, तो इनको ऊपर और नीचे लिख लें। तो 18 a की घात 6 b की घात 7, इसमें भाग देना है हमको 3 a का वर्ग b की घात 4 का। तो अतः हम क्या करेंगे, इसमें 18 के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। तो 18 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, तो 2 गुणित 3 गुणित 3, a की घात 6 मतलब ये 6 बार है,
चाहो तो हम लिख सकते हैं को 6 बार ए गुणित ए गुणित ए, फिर ए गुणित ए गुणित ए, ये 6 बार लिख दिया। और b की घात 7 है तो हम यहाँ पर b की घात 7 भी लिख सकते हैं। तो b की घात 7 तो मतलब b को 7 बार लिख लेंगे। तो ये हमने b को 7 बार लिख दिया। बटे में रहेगा 3, 3 एक अभाज्य संख्या तो इसका कोई गुणनखंड नहीं होगा। ए की घात 2 है तो यहाँ पर a गुणित ए, और b की घात 4 है तो b को हम 4 बार लिख देंगे। तो इस प्रकार से हमने सभी पदों को विस्तारित रूप में अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दिया। अब यहाँ ऊपर और नीचे जो गुणनखंड निरस्त हो सकते हैं या निरस्तीकरण करके, या जिसको हम सामान्य भाषा में कहते हैं काट देते हैं। यहाँ देखा तो 3 से ये निरस्त ऊपर वाला और नीचे वाला कट जाएगा। फिर यहाँ 1 ए से ये निरस्त हो गया, फिर 1 ए से ये निरस्त हो गया। अब इसके बाद देखें तो ए नीचे नहीं है तो एक बी से एक बी होगा, फिर इसी प्रकार इस बी से ये बी हो गया, फिर एक बी से ये एक बी और निरस्त हो गया, इससे ये हो गया। तो अब जो बचा हुआ है तो बची हुई कौन कौन से गुणनखंड, तो ऊपर बचा 2 गुणित 3 तो 2 तिया 6 हो गया। अब यहाँ पर देखें ए कितनी बार है, 1 2 3 4, 4 बार बचा हुआ मतलब ए की घात 4। बी कितनी बार बचा हुआ, 1 2 3 तो ये बी की घात 3। नीचे कोई संख्या अगर बची है तो हम देखें तो नीचे यहाँ पर हर में कोई भी संख्या नहीं बची है, कोई भी गुणनखंड नहीं, तो यही इसका उत्तर होगा। मतलब अगर हम इसमें इसका भाग देते हैं तो इसका उत्तर ये होगा। इसी प्रकार हम बी वाले सवाल में देखें। अब बी में यहाँ ये द्विपद है 3x का वर्ग y धन 9x। इस द्विपद में हम एक पद वाले बीजी व्यंजक का भाग दे रहे हैं। तो जब हम द्विपद है तो इसमें 3x का वर्ग y, द्विपद को हमने ऊपर लिखा जिसमें भाग दे रहे हैं, और जिसका भाग दे रहे हैं उसको नीचे लिखा। जब इस प्रकार के सवाल हो तो हम इसका भाग पूरे में देना है, मतलब सभी पदों के नीचे हम 3x लिख देंगे। तो यहाँ लिख दिया हमने 3x का वर्ग y धन 9x। इसके बटे में भी 3x हो जाएगा और इसके बटे में भी 3x, क्योंकि इसमें भी भाग जाना है इसमें भी जाना है। तो हम यहाँ पर देखें तो ये 3 एक गुणनखंड, इससे 3 से 1, ये 3 निरस्त हो गया ऊपर का। यहाँ x एक बार है और ऊपर 2 बार है तो ये एक बार का x इससे निरस्त हो जाएगा तो एक बार बचेगा। फिर यहाँ ये 3 से 3, 3 तिया 9 होता है तो ये 3 बार कट जाएगा। यहाँ एक x से एक x, तो हम देखें तो क्या बचा, यहाँ पर बचा है एक बार x और y, तो xy। यहाँ पर देखा जाए तो 3 से 3 बार कटा तो धन 3, तो यही इसका उत्तर होगा। तो इस प्रकार से हम बहुपदों को जब करेंगे तो सबके बटे में लिख के इस प्रकार से उसको निरस्त करके निरस्तीकरण विधि से हम कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 में हम देखें, निम्न गणितीय कथन में त्रुटि ज्ञात करके उसे सही कीजिए। तो यहाँ जो त्रुटि है तो उसको हम देखें तो पहले x 4x का वर्ग धन 7 बराबर, ये बायां पक्ष है तो इसको अगर हम हल करते हैं तो देखेंगे कि ये गुणा करने पर दाहिने पक्ष के बराबर आ रहा है नहीं आ रहा है। तो यहाँ अगर हम देखें तो इसका बाएं पक्ष को कर रहे हैं तो हम LHS या बायां पक्ष हिंदी में लिख सकते हैं। तो ये इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो ये x का गुणा इसके साथ होगा, तो x गुणित 4x का वर्ग धन इस x का गुणा फिर 7 के साथ होगा तो x गुणित 7। तो यहाँ अगर देखा जाए तो ये x का जब x के वर्ग में गुणा होगा तो x 3 बार हो जाएगा, तो इसकी घात हो जाएगी 4x की घात 3 धन 7x। तो यही इसका उत्तर होगा। तो यहाँ हम देखें तो बाएं जो दाहिना पक्ष है यहाँ 4x का वर्ग लिखा है, धन 7x लिखा, तो यहाँ जो त्रुटि है वो त्रुटि क्या है कि यहाँ घात इसकी 3 आना चाहिए, तो यहाँ पर 3 आना चाहिए पर 2 लिखी गई है। तो यहाँ त्रुटि सुधार कर जो उत्तर हो जाएगा ये 4x की घात 3 धन 7, ये इसका दायां पक्ष होगा। तो यहाँ त्रुटि यही थी कि यहाँ 3 की जगह 2 लिखी हुई है घात। प्रश्न क्रमांक 5 में हम देखें तो 5 का पहला जो लिखा हुआ है इसमें एक जो व्यंजक दिया है x वर्ग धन 7x धन 12, तो इसका जो गुणनखंड होगा, इसके गुणनखंड निकालने के लिए हम क्या करेंगे तो हम पहले देखें कि पहली और यहाँ पर अंत में 12 दिया है, मतलब ऐसी दो संख्याएं ढूंढना है जिनका गुणा करने पर 12 होता हो और बीच में 7 लिखा है, मतलब जिनको जोड़ने पर या घटाने पर 7 होता हो। तो ऐसी संख्याएं अगर हम देखें तो हमको मालूम है कि 4 तिया 12 होता है और 4 धन 3 कितना होता है 7 होता है। तो हम ये जो मध्य पद है इसको
दो भागों में बांटेंगे, 4 धन 3। 7 को हम लिख सकते हैं 4 धन 3। 4 धन 3 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमको मालूम है कि ऐसी दो संख्याएं लेना कि 4 तिया 12, 4 में 3 जोड़े तो 7 होता है। तो ये संख्याएं हमको अपने मन से ज्ञात करना पड़ेगा। अब यहाँ x लिखा है तो ये x हो जाएगा धन 12। अब हम इसको x का वर्ग धन, कोष्टक खोलेंगे तो x का गुणा 4 में होगा। ये हमारा रफ काम है, ये वाला इतना रफ वर्क रहेगा। तो 4x धन 3x धन 12। अब यहाँ दो ये समूहन कर लेंगे तो ये दो समूह बनाएंगे। तो इस प्रकार से हम देखें इन दोनों में से क्या दिख रहा है हमको, x यहाँ पर भी, तो उभयनिष्ठ क्या आ सकता है, एक बार x आएगा। तो यहाँ ये 2 बार था, एक बार बाहर आ गया तो एक x बचा, और यहाँ धन 4 है तो 4 बचा। अब यहाँ इन दोनों में से 3 आ सकता है तो यहाँ एक x बचेगा और अंदर क्या बचेगा 4। तो अब यहाँ देखा जाए तो x धन 4 है। तो दोनों में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है x धन 4 पहले लिख देंगे और बाद में ये x धन 3 दूसरे कोष्टक में हमने लिख दिया x धन 3, और यही इसका उत्तर होगा। तो इसका जो गुणनखंड ज्ञात करना, तो इसका उत्तर ये होगा। इसी प्रकार हम बी वाले सवाल, दूसरे सवाल में देखें, x का वर्ग ऋण 10x धन 25। तो ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणा करने पर 25 होता, जोड़ने या घटाने पर 10 होता। तो हम देखें कि 5 गुणित 5 पचम 25 होता है, और 5 धन 5 बराबर 10 होता है। तो हम यहाँ मध्य पद को दो भागों में जब विभक्त करेंगे तो x वर्ग ऋण, इसको लिख देंगे 5 धन 5, बाहर x लिखा धन 25। तो ये हो जाएगा x वर्ग ऋण 5 में x का गुणा होगा तो 5x बन जाएगा, फिर धन ऋण का ऋण 5x हो गया धन 25। अब यहाँ समूहन कर लें तो दोनों में से x आ गया तो x ऋण 5 हो गया। इन दोनों में से यहाँ 5 आ सकता है उभयनिष्ठ, क्योंकि 25 को हम 5 गुणित 5 लिख सकते हैं। तो 5 जब आएगा पर सामने ऋण का चिन्ह है, तो इसलिए ऋण आएगा तो ऋण का चिन्ह भी यहाँ उभयनिष्ठ आ रहा है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। तो ये हो जाएगा x ऋण 5। अब देखें हम तो दोनों में से जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है x ऋण 5 है, और दूसरे कोष्टक में भी x ऋण 5 है। तो यही इसका उत्तर जो होगा, इसके जो गुणनखंड होंगे वो होंगे x ऋण 5 और x ऋण 5। प्रश्न क्रमांक 6 में हम देखें 16x का वर्ग ऋण 49, इसके हमको गुणनखंड ज्ञात करना। तो यहाँ दो पद है, तो हम दो पद वाले में सर्वसमीका जो है a वर्ग ऋण b वर्ग, इसका उपयोग करना चाहेंगे। तो इस जब भी अगर ऐसा सवाल आता तो ये सर्वसमीका हम याद रखें, a वर्ग ऋण b वर्ग, एक कोष्टक में a धन b होता है, दूसरे में a ऋण b आता है। तो यहाँ 16x का वर्ग, इसको पूर्ण वर्ग के रूप में कैसे लिख सकते हैं हम, 4x का वर्ग। तो 16x वर्ग होता है और 49 मतलब 7 का वर्ग होता है। तो यहाँ अगर हम इसमें सर्वसमीका से तुलना करें तो a वर्ग ऋण b वर्ग, तो एक कोष्टक में a धन b, तो एक की जगह 4 है, 4x है, और धन b का मान 7 है। इसी प्रकार से 4x ऋण 7। तो यहाँ जो उत्तर हो जाएगा, इसका जो गुणनखंड होंगे वो आ जाएगा 4x धन 7, और दूसरे कोष्टक में आ जाएगा 4x ऋण 7। यही इसका गुणनखंड होंगे। हम सवाल क्रमांक 7 में देखें तो सवाल क्रमांक 7 में यहाँ पर x वर्ग धन yz धन xy धन xz, इसके हमको गुणनखंड ज्ञात करना। तो गुणनखंड ज्ञात करना मतलब उभयनिष्ठ समूहन करके हमको क्या उभयनिष्ठ आ सकता है या सार्वगुणनखंड क्या आ सकता है, इनको देखना है। तो यहाँ अगर हम देखें तो इसमें किसी सर्वसमीका का उपयोग नहीं हो पाएगा, तो हम इसमें समूहन करके देखें क्या इसमें और इसमें कुछ पद अचर राशियाँ जो है, चर राशियाँ समान नहीं है, पर x वर्ग और ये xy इसमें हमको दिख रही है। तो हम क्या कर लें, इसको पहले लिखा, फिर धन xy को हमने इसके पास में लिख दिया, yz जो है इसको पीछे लिख दिया, और धन हमने xz लिख दिया। तो अब देखो कि यहाँ इसका समूहन कर दें अगर हम, तो इन दोनों इस समूह में से हमको यहाँ पर बाहर क्या आ सकता है, सार्वगुणनखंड x आ सकता है। तो x धन y ये बचेगा। इन दोनों में से अगर देखा जाए तो यहाँ पर z आ सकता है बाहर, तो यहाँ हो जाएगा y प्लस एक्स। तो अभी देखो x प्लस वाई या y प्लस एक्स दोनों समान होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर x धन y, एक गुणनखंड उभयनिष्ठ बाहर आ गया, दूसरा बचा x धन z।
तो दूसरे कोष्टक में आ जाएगा एक्स धन जेड। तो यहाँ इसका जो उत्तर हो जाएगा एक्स धन वाई और एक्स धन जेड, यही इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 8 में हम देखें गुणनखंड ज्ञात करना है। तो यहाँ दिया गया है कि 8x की घात 3 धन 24x वर्ग y ऋण 32x y का वर्ग। तो हम सबसे पहले यहाँ पर इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर लें और जो सार गुणनखंड बाहर निकल सकता है उसको बाहर निकाल लें, उसके बाद हम जो बचता है उसको हम लिख दें। सबसे पहले हम जब सार गुणनखंड देखेंगे तो यहाँ ये हो जाएगा 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुणित 2 गुणित 2 और x गुणित x 3 बार लिख दिया धन 24 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे तो 2 गुणित 2 गुणित 2 और गुणित 3 और x वर्ग तो x गुणित x और गुणित y। इसी प्रकार 32 का हम देखें तो 2 गुणित 2 गुणित 2 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 मतलब 5 बार आ गया और गुणित x गुणित y गुणित y। अब हम इन तीनों पदों में से देखें कि कौन सा सार गुणनखंड क्या क्या निकल सकता है। यहाँ पर 2 तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो एक बार 2 आ गया। तो ये एक बार 2 हमने सब में से बाहर निकाल दिया। फिर सार गुणनखंड में क्या आ सकता है, दूसरी बार 2 देखें तो ये 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, तो दूसरी बार 2 भी आ सकता है। तो ये दूसरी बार 2 आ गया। फिर तीसरी बार 2 देखें तो यहाँ पर भी है 1 2 3, तो यहाँ पर 2 आ गया। अब यहाँ देखें एक x है तो x इसमें भी है और इसमें भी x है, तो एक बार x भी आ जाएगा, तो एक x हो जाएगा ये वाला, एक x ये वाला हो गया और एक x इसमें से ये बाहर आ गया, तो हमने एक x लिख लिया। अब यहाँ देखा जाए दूसरी बार अगर x देखें तो ये x यहाँ पे है पर यहाँ पे भी x है पर यहाँ पर नहीं है, तो एक ही बार आता तो इसलिए एक ही बार आएगा। तो अब जो शेष पद जो बचते हैं उनको हम कोष्टक में लिख दें। तो यहाँ कोष्टक में क्या जाएगा x गुणित x, तो x का वर्ग धन 3 और xy, तो 3xy हो गया ऋण 2 दूनी 4 y का वर्ग। तो हम देखें तो ये यहाँ पर बचा हुआ ये हुआ, तो यहाँ गुणा कर लें 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8x और x वर्ग धन 3xy ऋण 4y का वर्ग, यही इसका उत्तर होगा। तो ये इसके गुणनखंड जो अधिकतम हो सकते हैं वो इस प्रकार से। तो हम पहले अगर कोई सर्वसमी का उपयोग नहीं हो रही तो फिर उसको अभाज्य गुणनखंड में व्यक्त करके और जो सार गुणनखंड आता है उसको सामने लिख लें, तो यही इसका उत्तर हो जाता है, यही इसका गुणनखंड कहलाएंगे। प्रश्न क्रमांक 9 में हम देखें तो 25 ऋण a वर्ग ऋण b वर्ग ऋण 2ab। तो यहाँ पर इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ जो अंत के तीनों जो पद हैं a वर्ग b वर्ग और ऋण 2ab, तो ये एक सर्वसमीका के रूप में हमको दिखाई दे सकते हैं कि a धन b का वर्ग बराबर होता है a वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग। तो यहाँ अगर इसमें से पूरे में से ऋण का चिन्ह बाहर ले लिया जाए तो क्या हो जाएगा, ये a वर्ग धन b वर्ग धन 2ab बन गया। अब ये सर्वसमीका है कि a वर्ग धन b वर्ग धन 2ab बराबर a धन b का वर्ग होता है, तो उस सर्वसमीका के आधार पर हम इसको a धन b का वर्ग लिख सकते हैं। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ ये वर्ग के रूप में है, तो 25 को भी हम 5 के वर्ग के रूप में लिख सकते हैं, इसको हम लिख देंगे 5 का वर्ग धन a धन b का वर्ग। अब यहाँ देखें कि ये एक a वर्ग बन सकता है और ये b वर्ग, तो यहाँ दूसरी सर्वसमीका ये भी उपयोग हो सकती है, a वर्ग ऋण b वर्ग, तो एक कोष्टक में a धन b आता है और दूसरे में a ऋण b आता है। तो हम इस सर्वसमीका के आधार पर यहाँ पर इसमें इसका जो एक कोष्टक में a धन b, तो 5 धन a धन b, b मतलब ये पूरा इतना, और दूसरे कोष्टक में आ जाएगा a ऋण b, तो 5 ऋण a धन b। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा अगर इसका हम कोष्टक खोल दें तो यहाँ 5 धन a धन b और दूसरे कोष्टक में आ जाएगा 5 ऋण a ऋण b, यही इसका उत्तर हो जाएगा। तो इसका जो गुणनखंड
होंगे, अधिकतम ये संभव है, तो यह इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 10 में हम देखें 45 x की घात 4 ऋण 7x की घात 3 धन 12x का वर्ग को भाग देना है 5x और x ऋण 3 से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 45 x की घात 4 ऋण 7x की घात 3 धन 12x का वर्ग, इसमें भाग देना है इसका, तो इसको जिसका भाग देना उसको नीचे लिख दिया भाजक को हमने। तो यहाँ x ऋण 3। अब देखें हम कि यहाँ दोनों ऊपर अगर सरल करते हैं तो यहाँ ऊपर से कुछ बाहर आ सकता है क्या x? तो अगर देखा जाए तो यहाँ नीचे एक x है, तो जितना 5 से तो हम इसका 5 नम 45 होता है, तो 9 बार काट सकते हैं, 9 हो गया। इन तीनों में से सार्वगुणनखंड x को निकाल सकते हैं, क्योंकि नीचे एक x है तो एक x भी लेना है, तो x बाहर ले लिया हमने, तो यहाँ क्या बचेगा, 4 बार था तो एक कम हो गया, तो 3 बार बचा। यहाँ ऋण यहाँ 3 बार था तो उसमें से एक कम हो जाएगा, तो ऋण 7x का वर्ग हो जाएगा। और धन 12x वर्ग, तो x वर्ग में से एक x आ गया, तो बटे में क्या हो जाएगा, x कोष्टक में x ऋण 3, तो यहाँ इससे ही कट गया। अब इसके बाद हम देखें कि और क्या आ सकता है, तो यहाँ से अगर देखा जाए तो एक x और आ सकता है बाहर, तो हम इसमें बाहर अगर हम एक और x ले लेते हैं तो यहाँ अंत में अब क्या बच सकता है, x का वर्ग ऋण एक x कम हो गया, तो ऋण क्या बचा, 7x, और 12 में से भी आ गया x बाहर, अब बटे में बचा x ऋण 3। तो अब हम ये हो जाएगा 9x। अब ऊपर का पुनः जैसे हमने पहले सवालों में किया था मध्य पद को विभक्त करके, तो यहाँ 12 गुणनखंड आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर ऋण 7 आना चाहिए। तो ऐसी संख्या क्या हो सकती है, 4 का अगर हम यहाँ पर 12, तो हम 4 और 3, 4 गुणित 3 अगर हम मान लो लेते हैं तो 4 तिया कितना होता है, 12, और 4 में अगर 3 जोड़ा जाए तो 7 हो जाता है। तो यहाँ अगर हम इसको x वर्ग ऋण 7 को हम लिख लें 4 धन 3, तो x धन 4 गुणित 3 हमने प्रश्न के अनुसार इसको विभक्त किया, तो ये क्या बन जाएगा, 9x तो बाहर वैसे ही रहेगा, अंदर हो जाएगा x वर्ग ऋण x का गुणा 4 में होगा और सामने ऋण का चिन्ह है, तो ऋण 4x ऋण 3x धन 4 गुणित 3 बटे में x ऋण 3 जो है वैसे ही रहेगा। अब इसमें अगर हम समूहन कर देते हैं तो ये इन दोनों में से क्या बाहर निकल जाएगा, x, और इन दोनों में से निकल जाएगा ऋण 3, तो ये बन जाएगा 9x वैसे ही रहेगा। तो एक समूहन करने के बाद यहाँ x को अगर हमने बाहर लिया तो यहाँ बचेगा x ऋण 4, और इन दोनों में से 3 बाहर निकला ऋण 3, तो अंदर बचेगा x ऋण 4 बटे में जो है x ऋण 3। तो अब यहाँ अगर हम देखें तो अंतिम पद में देखें कि 9x तो वैसे ही रहेगा और यहाँ पर x ऋण 4 दोनों में आ रहा, तो x ऋण 4 एक गुणनखंड हो गया, दूसरा x ऋण 3 हो जाएगा और बटे में है x ऋण 3, तो इससे कट जाएगा, तो उत्तर जो बचेगा 9x और x ऋण 4, यही इसका उत्तर हो जाएगा कि भाग देने पर ये आएगा। तो ये एक महत्वपूर्ण सवाल है और इस प्रकार के सवालों को हम बार बार कर लें जिससे हम अच्छे से इसको सीख पाएँ।